हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में उठाया अवैध घुसपैठियों को मुद्दा, जहां पर आपको बता दें कि सांसद ने कहा कि जो लोग अवैध घुसपैठियों को देश के अंदर मदद करने वालों पर कार्रवाई हो। नरेश बंसल ने आगे क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। भारत से लगती हुई अलग अलग देशों की सीमा पर प्रहरियों से बचते हुए विभिन्न खुफिया मार्गों से हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान और अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं और कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में इन्हें रोकने के लिए काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या व अन्य घुसपैठिए उत्तर पूर्व से बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, बंगाल से ट्रेन के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली और फिर वहां से पाकिस्तान की सीमा से सटे संवेदनशील जम्मू कश्मीर तक डेरा डाल चुके हैं। उत्तराखंड और इससे सटी नेपाल सीमा पर बसे रोहिंग्या बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए पश्चिम नेपाल तक पहुंच गए, जहां से उन्हें इस्लामिक संघ नेपाल जैसे जिहादी गुटों से फाइनेंस मिल रहा है। पीएफआई जैसे संगठन भारत में इनके मददगार हैं। रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों के अवैध रूप से भारत में प्रवेश के बाद विभिन्न राज्यों में उनके सुरक्षित ठिकानों, मददगारों और दूर के राज्यों तक पहुंचाने के मार्ग में माध्यमों की पड़ताल गहनता से करनी होगी व ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर आपको बताते हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। मुख्यमंत्री जन पोर्टल की भी समीक्षा की गई है। जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से हो और साथ ही तहसील दिवसों का आयोजन नियमित रूप से हो। शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत भी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल की समीक्षा की गई है। जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से हो और साथ ही साथ तहसील दिवसों का आयोजन नियमित रूप से हो। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं। सीएम ने 8 शिकायतकर्ताओं को फोन किया और उनसे बातचीत भी की। तो देखिए, सीएम हेल्पलाइन पर 10 शिकायतों की समीक्षा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और साथ ही साथ पोर्टल पर जो शिकायतें पहुंची थी उनको लेकर, जिसमें से 8 शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत भी की। सबसे ज़्यादा जो जनता मिलन के कार्यक्रम हुए हैं वो उधम सिंह नगर जिले में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समीक्षा के कार्यरत हुए हैं वो यहीं से जारी हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, समस्याएं भी ज़्यादा हैं, तो हमारे अधिकारी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोशिश तत्परता से रहते हैं। संख्या में ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मुझे देखा जाएगा परसेंटेज में तो हमारी शिकायतों का निस्तारण काफ़ी संतोषजनक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिसमें आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक अपंजीकृत अवैध मदरसे सीज किए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। अभी तक 30 से ज्यादा मदरसे सीज किए गए हैं। जिलाधिकारी की तरफ से बयान सामने आया है। सितारगंज में, काशीपुर, जसपुर और खुर्द में ये कार्रवाई की गई, जहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। और अभी तक अगर बात की जाए तो 30 से ज्यादा मदरसे सीज किए गए हैं। सितारगंज में, काशीपुर में, जसपुर, खुर्द में ये कार्रवाई की गई है। तो अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार ये कार्रवाई जारी है। 1 दर्जन से अधिक अवैध मदरसे सीज किए गए। हम गए भी थे 22 में जितने भी हमारे मदरसे, सर्वप्रथम हम लोगों ने इनका चिन्हीकरण किया गया। इन चिन्हीकरण के अंतर्गत सबसे पहले तहसील खटीमा में कार्रवाई संपादित की गई। उसके बाद तहसील सितारगंज, तहसील आज यहाँ पे हमारा काशीपुर में कार्रवाई चल रही है। तो एक एक तहसील को उसमें लिया जा रहा है और सभी मदरसों में, क्योंकि हमको कुछ फोर्स की भी आवश्यकता होती है जब हम लोग करते हैं, और पूरी टीम जाकर इसको देखती है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भी मौजूद रहते हैं। और खबर पौड़ी से है, जहां पर आपको बता दें कि धुमाकोट क्षेत्र में इन दिनों बाघ की दहशत लगातार बनी हुई है और इसके चलते मासूम भी डरे हुए हैं और स्कूल जाने से कतरा रहे हैं।
बाढ़ प्रभावित गांव में शिक्षा विभाग की ओर से जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में बढ़ रही बाघ और अन्य वन्य जीवों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की ओर से लगातार गश्त की जा रही है और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। अपने बच्चों को अपने पास रखो, घर में चले जाएं सभी लोग। क्षेत्र में ना जाए। और जो दूसरा रिखनी खाल के क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियों की हमारे पास जो है सूचना आई है। वन क्षेत्र अधिकारियों को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने को कहा गया है। जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि गुलदार जो है ह्यूमन के लिए खतरनाक हो गया है, हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से बात करेंगे। मेरी खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई है तो उनके द्वारा भी अवगत कराया और मैंने भी उनको निर्देश दिया था इस बारे में। ये प्राथमिक विद्यालय बकौटी के जो बच्चे कमेडा जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं वो असल में दोनों विद्यालयों की दूरी 4 किलोमीटर पे, इसलिए वहाँ के 5 बच्चों की व्यवस्था फिलहाल हमने प्राथमिक विद्यालय बकरौटी में करवा रखी, तो जिससे कि वो बच्चे जो हैं 4 किलोमीटर दूर पैदल न जाएं, तो खतरे को देखते हुए किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें बैरागी कैंप में लगी भीषण आग, जहां पर 5 झोपड़ियां जलकर राख हुई हैं और आग लगने से हड़कंप मचा। तो वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। कनकल में बैरागी कैंप की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें 5 झोपड़ियां जलकर राख हुई हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और साथ ही साथ आपको बता दें कि आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या आग बुझ गई है? क्या अपडेट अभी तक वन विभाग ने, साथ ही साथ फायर विभाग ने क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र का मामला है, जहां कहीं ना कहीं कई झोपड़ी में एक साथ आग लग गई, जिसकी सूचना पर जो दमकल विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची और वहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल बैरागी कैंप क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियां बीते लंबे समय से वहां जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो वहां निवास करते हैं, लेकिन आज इस आग के लगने से जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। जी, कितना नुकसान आका जा रहा है अभी तक? देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह जल गया है। हालांकि जो नुकसान की कीमत है उसका आकलन किया जा रहा है और स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका संजय। और खबर उत्तरकाशी से, जहां पर आपको बता दें कि भटबाड़ी में सहकारी समिति का खाद से भरा हुआ ट्रक आने पर किसानों की भीड़ लग गई, जहां पर बाजार में किसानों की भीड़ के साथ साथ जाम के हालात पैदा हो गई। कई किसानों को खाद न मिलने से किसानों ने जमकर हंगामा काटा और सहकारी समिति के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि पहले यहाँ 2 सहकारी समिति थी, लेकिन अब यहाँ एक समिति के भरोसे कई गाँव के किसान हैं, जिससे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। देख रहे हैं आप, लोगों के अंदर गुस्सा है और को तो सुगड़ी सहकारी समिति है। पहले यहाँ पे 2 सहकारी समिति हुआ करती थी, बारसू सहकारी समिति और रैथल सहकारी समिति। तो हमेशा 2 ट्रक आया करते थे और लगभग सारे किसानों को खाद मिल जाती थी। हम लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव बनाया कि 2 हो सके तो 4 समिति बनाओ, नहीं तो पूर्व की भांति 2 समिति को रखो। तो यहाँ पे 2 ट्रक आते हैं। अभी डीएपी के हमारे यहाँ पे 1 ट्रक आया है, डाई अमोनिया फॉस्फेट, जिसमें सिर्फ 200 कट्टे हैं और यहाँ पे कम से कम 1000 लोग आ रखे। तो किसानों में सहकारी समिति के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल देखिए भारी भीड़ उमड़ी जब ट्रक पहुंचा खाद लेकर। और खबर हल्द्वानी से, जहां पर आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई और जिसमें बैठक में धामित सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर 23 मार्च को संपूर्ण जिले में स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजन किए जाने की रूपरेखा बनाई गई। और बैठक में अपर जिलाधिकारी पिंचू राम चौहान ने बताया कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिले भर के विभिन्न विधानसभाओं में स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देश्य शिविर सहित कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जनसेवा के कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड की प्रगति के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कार्य उन्होंने किए हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूरे होने पर भी 22 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक
जन सेवा नाम जो थीम दिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर हों, चिकित्सा शिविर हों, तो इन सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम अल्मोड़ा में, 23 तारीख को देहरादून में बड़ा कार्यक्रम और 23 मार्च को प्रत्येक मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्य हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है। खुशी के साथ साथ जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर भी हमको काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विजिलेंस कोर्ट से राहत मिली है। जहां पर आपको बता दें विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के विवाद में मंत्री को राहत दी है। विजिलेंस कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शिकायत में हलफनामा नहीं दिया और इस मामले में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि जानबूझकर हमारे मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई और इस तरीके की शिकायत विजिलेंस से की गई थी। ये राहत की बात नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और उनकी विजिलेंस से शिकायत की गई। विजिलेंस कोर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई और जांच में किसी प्रकार का साक्ष्य न पाए जाने के कारण उनको इसमें फ्री किया गया है। तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और जांच कानूनी दायरे के अंतर्गत हुई है। पूर्व में भी अनेकों नेताओं की जांचें हुई हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस जब उनके नेताओं की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं और जब किसी अन्य दल के नेता की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं। अब इसके ऑर्डर के खिलाफ हम हाई कोर्ट मूव करेंगे। और रही बात उसकी, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं, कभी जो उन्होंने रूलिंग उसमें खोली है कि प्रियंका श्रीवास्तव वर्षी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, उसमें जो लिखा है उसमें लिखा है कि आप कोर्ट में एफिडेविट देंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा किसी एजेंसी को आप एफिडेविट देंगे, और जबकि हमने कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है वो सब उसमें, और इन्होंने ऑर्डर में मेंशन करा हुआ भी है और ऑर्डर में यहाँ तक भी मेंशन करा हुआ है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, दस्तावेज सारे हैं, सब कुछ है। केवल आपने एजेंसी को आपने एफिडेविट नहीं दिया, तो इसके लिए हम इसके खिलाफ अब रिवीजन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में। और सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, जहां पर सांसद अनिल बलूनी से भेंट की और उत्तराखंड निवास में अनिल बलूनी से मुलाकात की है। उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा भी हुई है और उसके बाद आपको बता दें कि उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की गई है और उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा की गई है। तो उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। तो उत्तराखंड निवास में अनिल बलूनी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है दोनों के बीच में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की है। तो उत्तराखंड निवास में दोनों की मुलाकात हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है और आपको बता दें कि दोनों के बीच सार्थक चर्चा हुई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें साझा की गई हैं। दोनों के बीच कई बातों को लेकर चर्चा हुई, उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा हुई। और खबर कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड पुलिस की एक महिला दरोगा के साथ समुदाय विशेष के एक सिपाही के द्वारा दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। और इस पूरे मामले में अब यति परमात्मानंद गिरी ने मुख्यमंत्री धामी से सख्त कानून बनाने की मांग की है और साथ ही उन्होंने दोषी सिपाही को बर्खास्त करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की घटना हमें यह संदेश देती है कि हम जो पुलिस के भरोसे बैठे हुए हैं कि पुलिस आकर के हमें इस तरह के मामलों से बचाएगी,
तो हिंदू समाज को ये विचारधारा अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि भविष्य में पुलिस उनकी रक्षा करेगी। जब एक महिला दरोगा जिहाद का शिकार हो सकती है तो आम आदमी के साथ, आम हिंदू के साथ क्या हो सकता है, ये सोचने का विषय है। और इसके ऊपर एक लव जिहाद के ऊपर मुख्यमंत्री जी को एक कानून बनाना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि मोटर पुल, पैदल पुल को खुलवाने की मांग तेज हो गई है। जहां पर सरयू नदी के ऊपर बने हैं दोनों पुल, जहां पर नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। डीएम बागेश्वर आशीष भटगाई को ज्ञापन दिया गया है। दुग बाजार, चौक बाजार का व्यापार जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पुल खुलवाने की मांग तेज हो गई है। आज व्यापार जिलाधिकारी के पास ज्ञापन लेकर आए हैं। पानी का बिल जो है सीधे जैसे मान लीजिए 100 रुपए आता था तो 110 हो जाए चल जाता, लेकिन 100 के बदले 1000 हो गया है। इतना ज्यादा बिल बढ़ रहा है यहाँ। पहले लोगों का 1-2 हजार रुपए बिल आता था, अभी 8 या 10 हजार रुपए बिल हर महीने आ रहा है। 26 महीने से बंद है और आज 53 दिन हो चुके हैं डीपीआर बन के शासन को गए हुए। उसके बावजूद आज अभी तक पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है, और पैसा स्वीकृत होते ही उसमें टेंडर भी लगना है, और जब तक पैसा स्वीकृत नहीं हुआ तब तक उसी मामले में आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 72 घंटे तक शायद उम्मीद है कि यहाँ पर पैसा स्वीकृत होकर शायद प्रशासन द्वारा आ जाएगा। और खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व से आई चौंकाने वाली खबर, जहां पर आसन झील से वक्त से पहले उड़े हजारों मेहमान परिंदे, जहां पर मौसम के बदलते मिजाज ने डाला प्रवासी पक्षियों की प्रवास में खलल। जहां पर आपको बता दें कि हर साल यहां पर हजारों साइबेरिया पक्षियों का हुजूम पहुंचता है, और इस साल अचानक फरवरी माह में बड़े तापमान ने शोधकर्ताओं की भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि निकट भविष्य में पर्यटन एवं पक्षी प्रेमियों के लिए भी ये निराशाजनक साबित हो सकता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल अक्टूबर के माह में यहाँ प्रवासी पक्षियों का प्रवास शुरू होता है। तो इस बार यहाँ पे जो जनवरी में हमारे यहाँ काउंटिंग की गई थी, तो इसमें प्रवासी पक्षियों की संख्या और स्थानीय पक्षियों की संख्या 5225 आंकलित की गई थी, जिसमें से अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है, तो इस बार पक्षियों का जाना जल्दी शुरू हो गया था। फरवरी में तो अभी भी 400-500 पक्षी यहाँ बचे हुए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इस बार पक्षी जल्दी जा चुके हैं। और हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ अशोभनीय हरकत की गई, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने कहा कि पॉक्सो के तहत मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये बद्रीपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दो बच्चियों के साथ एक अशोभनीय हरकत की गई थी, तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पॉक्सो 9/10 की जो भी सुसंगत धाराएं उनमें पंजीकृत किया गया है। उसके साथ साथ व्यक्ति की अरेस्टिंग कर ली गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग हुई और अभी इसको रिमांड के लिए भेजा है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि सिडकुल रीजनल मैनेजर का पत्रकारों ने फोन न उठाना विवाद का कारण बनता जा रहा है। जहां पर खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पत्रकारों को आरएम से संपर्क करना पड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे आरएम की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। पत्रकारों का कहना है कि जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद रीजनल मैनेजर की उदासीनता न केवल सूचना के अधिकार में बाधा डाल रही है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रही है। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? कहीं ना कहीं आरएम की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, हरिद्वार के सिडकुल का मामला है, जहां पर छोटी बड़ी खबरों के लिए पत्रकारों को कहीं ना कहीं रीजनल मैनेजर को फोन करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय से जो रीजनल मैनेजर है वो पत्रकारों को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पत्रकारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब पत्रकार कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में जो खबरें होती है वो भी कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से सिडकुल प्रशासन इस पूरे मामले का संज्ञान लेता है और पत्रकारों को आगे असुविधा ना हो, इसके लिए किस तरह से समाधान किया जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।